हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राय एस्ट्रोलॉजी। तो लास्ट वीक से मैंने ग्रहों की सीरीज शुरू करी है, जहां मैं 9 ग्रहों के बारे में पूरी जानकारी दूंगी। तो लास्ट वीक हमने सूर्य के बारे में जाना था और इस सेशन में हम चंद्रमा ग्रह के बारे में पूरी जानकारी जानेंगे। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं उनके लिए मैं बता देना चाहती हूँ कि अभी तक मैंने कुंडली के 12 भाव के कारक तत्व या सिग्निफिकेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन दे चुकी हूँ और 12 लग्न के बारे में भी जानकारी दी है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे पहले के वीडियोस को भी रेफर कर सकते हैं। तो हम चंद्रमा ग्रह के बारे में जानते हैं और हम शुरू करेंगे कि चंद्रमा देवता का जन्म कैसे हुआ था। तो पुराणों में एक कथा का उल्लेख है जिसके अनुसार चंद्रमा को अत्रि मुनि का वंशज कहा जाता है। मुनि अत्रि की पत्नी अनसुईया के तप के कारण देवताओं ने अनसुईया की चारित्रिक परीक्षा लेने का विचार बनाया, जिसके लिए त्रिदेव यानी कि देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी ने नवजात शिशु का रूप धारण किया। लेकिन जब सती अनसुईया ने उनकी वास्तविक काया दी तो तीनों देवों ने स्वयं अपने अंश से 3 संतान के रूप में अनसुईया के गर्भ से जन्म लिया। इन तीनों पुत्रों में भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय, भगवान शंकर के अंश से दुर्वासा और भगवान ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा ने जन्म लिया। चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से हुआ, जिन्हें हम ज्योतिष में 27 नक्षत्रों के नाम से जानते हैं। अब ज्योतिष शास्त्र में जिस तरह सूर्य को ग्रहों का राजा माना गया है, वैसे ही चंद्रमा ग्रह को रानी ग्रह कहा गया है। ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। यह स्वभाव से चंचल और सबसे तीव्र गति से चलने वाला ग्रह है। अब जो भी गुण या प्रवृत्ति ग्रह में पाई जाती है, उसी से प्रभावित जातक जब होता है तो उसके अंदर भी वही गुण पाए जाते हैं। अब हर ग्रह का अपनी ही एक प्रवृत्ति होती है और हर ग्रह जीवन के अलग अलग पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे कि चंद्रमा ग्रह मन का कारक है, मस्तिष्क का कारक है, और जब आपका मन प्रसन्न होता है, मन शांत होता है, पीसफुल होता है, तो आप प्रसन्न रहते हैं। चंद्रमा सौंदर्य का भी कारक है, और अगर चंद्रमा किसी के लग्न में हो या लग्नेश में हो तो वह जातक अपनी उम्र से कम दिखता है, यानी कि वो युवा दिखता है। जातक में पेशेंस होता है, वह भावुक होता है, यानी कि इमोशनल होता है। अब ये जो कारक तत्व हैं चंद्रमा के, ये पॉजिटिव भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं किसी व्यक्ति को और नेगेटिव भी। वो डिपेंड करेगा कि कुंडली में जो चंद्रमा की स्थिति है वो कैसी है। क्या चंद्रमा शुभ स्थिति में बैठा है या चंद्रमा पीड़ित है। चंद्रमा जो है वो माता को भी डिनोट करता है। तो अगर किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा जो ग्रह है वो शुभ स्थिति में बैठा है तो उस जातक को अपनी माता से स्नेह मिलता है, माता का सुख मिलता है। चंद्रमा जो है व्यक्ति की कल्पना शक्ति का भी कारक है। अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में है तो उस व्यक्ति की जो इमेजिनेशन पावर होती है वो बहुत हाई होती है और वह अपनी इमेजिनेशन को सही डायरेक्शन में यूज करता है और उससे बेनिफिट लेता है। वैसे ही चंद्रमा जैसे बहुत तीव्र गति से चलता है, वैसे ही चंद्रमा से प्रभावित व्यक्ति, यानी कि चंद्रमा की जब दशा आए तो व्यक्ति की यात्रा होती है, और अगर चंद्रमा शुभ स्थिति में है तो उसकी जो यात्रा होती है वो
उसको बेनिफिट देती है। चंद्रमा जल से संबंधित वस्तुओं का भी कारक है। तो अगर किसी व्यक्ति का चंद्रमा चौथे भाव में है तो हो सकता है कि उसका मन करे कि उसका जो घर है वो किसी जल के आसपास, बहते हुए जल के आसपास हो, या अगर वो कहीं घूमने भी जाता है तो उसका ऐसा मन करेगा कि जहां समुद्र हो, नदी हो, वो वैसी जगह घूमने जाए। चंद्रमा कला यानी कि क्रिएटिव एबिलिटी का भी कारक है। तो अगर किसी व्यक्ति का चंद्रमा तीसरे भाव में है या पांचवें भाव में है तो हो सकता है वो व्यक्ति को क्रिएटिव एबिलिटी हो, जैसे कि वो अच्छा संगीतकार हो सकता है, लेखक हो सकता है कल्पना शक्ति की वजह से, या कोई और भी क्रिएटिव एबिलिटी हो सकती है। चंद्रमा दूध को भी डिनोट करता है, जल और भोजन संबंधित चीजों को भी डिनोट करता है। तो हो सकता है कि अगर चंद्रमा किसी का 10वें भाव में हो, जिसे कि हम करियर और प्रोफेशन बोलते हैं, तो हो सकता है वो व्यक्ति का जो प्रोफेशन हो वो दूध यानी कि डेयरी प्रोडक्ट अराउंड हो, या जल या नेवी रिलेटेड हो, या खाने की चीज़ यानी कि होटल रेस्टोरेंट से जुड़ा हो। तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। तो देखिए, चंद्रमा के फल को समझने के लिए 2-3 एस्पेक्ट देखने होंगे। पहला कि चंद्रमा के कारक तत्व आपको जानना जरूरी है, जो कि मैं यहाँ पर समझा रही हूँ। उसके बाद आप देखेंगे कि चंद्रमा किस भाव में बैठा है और किसका स्वामी होकर बैठा है, किस घर का स्वामी होकर बैठा है। और फिर ये तो देखना ही है कि जो चंद्र है वो बली यानी कि शुभ स्थिति में बैठा है या निर्बल है, अशुभ स्थिति में बैठा है। इन सब चीजों को देखकर हम एक फाइनल फलादेश कर सकते हैं। तो आइए अब हम चंद्रमा को थोड़ी और गहराई से समझते हैं। अब हर ग्रह की अपनी एक राशि होती है जिसे वह अपना घर मानता है और जिसे हम स्वराशि भी बोलते हैं। तो चंद्रमा की जो स्वराशि है वो है कर्क, या आप इसको दूसरी तरीके से भी समझ सकते हैं कि कर्क लग्न का जो स्वामी ग्रह है वो है चंद्रमा। वैसे ही हर ग्रह की एक उच्च राशि भी होती है जहां ग्रह सबसे ज्यादा बली होता है और अपने उच्च के रिजल्ट देता है। तो चंद्रमा ग्रह का जो उच्च राशि है वो है 2 यानी कि वृषभ। उसके बाद वो अच्छे रिजल्ट अपनी मूल त्रिकोण राशि में देता है, जो कि चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि है वृषभ और कर्क, 2 और 4। उसके बाद स्वराशि में, उसके बाद अपनी मित्र राशि में और सम राशि में। तो मैंने इसी ऑर्डर में लिखा है कि सबसे अच्छे रिजल्ट जो ग्रह देता है वो अपनी उच्च राशि में, उसके बाद मूल त्रिकोण, उसके बाद स्वराशि में, उसके बाद मित्र राशि में और सम राशि में। सम का मतलब होता है न्यूट्रल, मतलब ना ही बहुत अच्छा ना ही बुरा। अब शत्रु राशि में या नीच राशि में कोई भी ग्रह जो होता है वो बलहीन हो जाता है और अशुभ फल देता है। अब ज्योतिष में ग्रहों का आपसी संबंध जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी ग्रह दूसरे ग्रहों के साथ मित्रता का भी भाव रख सकता है और शत्रुता का भी रख सकता है। तो ये जानना और समझना बहुत जरूरी है कि ये ग्रह, चंद्रमा ग्रह, किन ग्रहों का मित्र है और किन का शत्रु। तभी इन सब इंफॉर्मेशन को जानने और समझने के बाद ही अगर आप फलादेश करेंगे तो वो सटीक होगा। अब जैसे कि हम चंद्रमा ग्रह के बारे में बात करें तो चंद्रमा को हम रानी ग्रह बोलते हैं, सूर्य को राजा और बुध को राजकुमार। तो चंद्रमा के लिए राजा और राजकुमार
यानी कि सूर्य और बुध मित्र हैं। अब चंद्रमा मन का कारक है और वो उसका जो मन है वो भेदभाव नहीं करता। इस वजह से चंद्र ग्रह का कोई भी शत्रु नहीं है, बल्कि जो ग्रह बाकी ग्रह चंद्रमा को शत्रु मानते हैं, जैसे कि शनि, शुक्र और बुध, उनको भी चंद्रमा ग्रह अपना सम मानता है। तो अब आप देखेंगे कि चंद्रमा ग्रह के लिए मित्र सूर्य और बुध है, चंद्रमा ग्रह का कोई भी शत्रु नहीं है, और सम में बाकी सारे ग्रह हैं, मंगल, गुरु, शनि और शुक्र। चंद्रमा के लिए जो नीच राशि है वो 8 है, यानी कि मंगल। अब हर ग्रह की दृष्टि होती है, यानी कि वो जिस भी भाव में बैठता है वो अपनी दृष्टि से दूसरे भाव को देखता है। तो चंद्रमा की जो दृष्टि है वो है 7वीं दृष्टि, यानी कि वो अगर लग्न में बैठा है तो अपनी 7वीं दृष्टि से 7वें भाव को देखेगा, और अगर वो दूसरे भाव में बैठा है तो अपनी 7वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखेगा। अब हर ग्रह की अपनी अलग अलग दृष्टि है, और हर ग्रह अपनी दृष्टि से भी दूसरे भाव पर प्रभाव डालता है। तो हम ये आगे चलकर समझेंगे कि चंद्रमा की जो दृष्टि है वो दूसरे भाव पर क्या प्रभाव डालती है। अब हर ग्रह का एक कारक भाव होता है, जहां उस ग्रह को लगता है कि वह उसका अपना घर है और वह अच्छे प्रभाव देता है। तो चंद्रमा का जो कारक भाव है वो है 4, चौथा भाव। चंद्रमा एक स्त्रीलिंग ग्रह है और उसका जो स्वभाव है वो बहुत चंचल है, यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति का लग्न में चंद्रमा है या लग्नेश चंद्रमा है तो उस व्यक्ति का जो स्वभाव होगा वो बहुत चंचल होगा। यानी कि इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर वो किसी भी सिचुएशन में डिसीजन लेता है तो सिचुएशन के हिसाब से वो अपना जो मन है या डिसीजन है वो चेंज कर लेता है। वो अपनी सोच को लेकर स्थिर नहीं रहता, वो चेंज हो जाता है। या अगर हम इसे अलग एक और एंगल से समझें तो अगर किसी व्यक्ति का लग्न में चंद्रमा या लग्नेश चंद्रमा है तो उस व्यक्ति को एक जगह टिकना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर ये किसी बच्चे की कुंडली में रहता है तो आप देखेंगे कि वो बच्चा कभी भी एक जगह टिक के नहीं बैठता, क्योंकि चंद्रमा का स्वभाव ही चंचल है। अब इस ग्रह का जो तत्व है वो है जल, जिसकी वजह से ये जातक बहुत सेंसिटिव होता है, उसको कोई भी बात बहुत जल्दी बुरी लग सकती है, इमोशनल होता है, और उनकी बॉडी में जो रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है, इम्यूनिटी, वो काफ़ी लो होती है। तो हो सकता है ये लोग बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हो। तो इस ग्रह का जो गुण है वो है सत, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनका लग्न में चंद्रमा हो या लग्नेश चंद्रमा हो, इन व्यक्तियों का जो स्वभाव होता है वो बड़ा सॉफ्ट हार्टेड होता है, बहुत निर्मल स्वभाव होता है और निस्वार्थी होते हैं। यानी कि उनके ऐसा नहीं है कि हर काम में उनका स्वार्थ छुपा हुआ है, दूसरों का भला करने वाले और सोचने वाले होते हैं, और उनके अंदर पेशेंस होता है। प्रकृति जो होती है चंद्रमा ग्रह की वो होती है कफ। तो हमारे शरीर में 3 तरीके की प्रकृति है, वात, पित्त और कफ, और हर ग्रह की जो प्रवृत्ति है वो जातक के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है। तो चंद्रमा से प्रभावित जो व्यक्ति होता है, देखेंगे कि उसको बड़ी जल्दी ठंड लग जाती है और कफ कोल्ड की प्रॉब्लम रहती है।
इस ग्रह का जो वर्ण है वो है वैश्य। तो जिस तरीके से शास्त्रों में हमारे समाज को उनके कार्यक्षेत्र के हिसाब से विभाजित किया गया था, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसी तरीके से हमारे ग्रह का भी वर्ण है। और चंद्रमा ग्रह का जो वर्ण है वो है वैश्य, जिसका मतलब बिजनेस माइंडेड। मतलब अगर किसी का ग्रह, चंद्रमा ग्रह 10वें भाव में बैठता है, करियर और प्रोफेशन के भाव में, तो ये जो भी काम करेंगे उसमें अपना फायदे की सोचेंगे, प्रॉफिट की सोचेंगे, क्योंकि इस ग्रह की जो प्रवृत्ति है वो है वैश्य, वैश्य यानी कि बिजनेस माइंडसेट। अब हर ग्रह किसी ना किसी हमारे शरीर के अंग को प्रेजेंट करता है, जैसे कि चंद्रमा प्रेजेंट करता है हमारे मन को, मस्तिष्क को, हमारे लेफ्ट आंख को, चेहरे को और लंग्स को। तो अगर आप देखेंगे कि चंद्रमा की दशा में व्यक्ति को इनसे रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर मिलती है। अब वो कितनी बड़ी इंटेंसिटी की होगी वो डिपेंड करेगा कि चंद्रमा ग्रह कितना ज्यादा पीड़ित है। अब जब भी किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत आती है तो उस पीड़ा को कम करने के लिए चंद्र से रिलेटेड दान बताए जाते हैं कि जैसे चंद्रमा का दिन जो है वो सोमवार है, तो सोमवार के दिन कोई सफ़ेद चीज़ों का दान करें, जैसे चावल का, या और भी कोई जो भी सफ़ेद वस्तुएं हैं उनका दान किया जा सकता है, चावल का, चीनी का, ठीक है। और अगर चंद्रमा किसी अच्छी स्थिति में बैठा है लेकिन थोड़ा सा उसका बल कम है, तो उसके बल को बढ़ाने के लिए हम रत्न के उपाय भी देते हैं। तो जो चंद्रमा ग्रह का जो रत्न है वो है मोती और धातु है चांदी। तो रत्न के उपाय के लिए मैं हमेशा ये बोलूँगी कि अगर आप किसी और को रिकमेंड कर रहे हैं या आप स्वयं किसी ज्योतिष के पास जाते हैं, तो कभी भी रत्न का जो रिकमेंडेशन है वो किसी एक ग्रह की स्थिति को देखकर नहीं दिया जाता, आपको पूरी कुंडली एनालाइज करनी पड़ती है। तो यहाँ पर मैं बोलूँगी कि थोड़ा सा केयरफुल रहें किसी को रत्न रिलेटेड उपाय बताने के लिए। तो चंद्रमा की जो महादशा है वो 10 साल की होती है, और गोचर में जो चंद्रमा ग्रह है वो हर 2 दिन पे अपनी स्थिति, जो राशि है वो चेंज करता है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो सबसे तेज गति से घूमने वाला ग्रह है। तो जैसे कि मैंने बताया कि चंद्रमा मन का कारक है, तो अगर आप अपनी कुंडली एनालाइज करेंगे तो मैं ये बताना चाहूंगी कि चंद्रमा जिस भी भाव में बैठता है, जातक उस भाव के कारक तत्व के बारे में बहुत इमोशनल रहता है या बड़ा हमेशा उसी के बारे में सोचता रहता है, चिंतित रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी का चंद्रमा दूसरे भाव में बैठा है, अगर किसी का चंद्रमा दूसरे भाव में बैठा है तो वो व्यक्ति अपने परिवार को लेके, अपने खाने पीने को लेकर बड़ा इमोशनल या सेंसिटिव रहता है, हमेशा अपने परिवार के बारे में ही सोचेगा। ऐसे ही अगर चंद्रमा किसी का 5वें भाव में है तो वो अपने संतान के प्रति बड़ा सेंसिटिव और इमोशनल रहता है। 10वें भाव में है तो अपने करियर और प्रोफेशन को लेकर बहुत वो चिंतित रहता है, या हमेशा अपने करियर में आगे कैसे बढ़ना है या प्रोफेशन में कैसे करना है, इसी के बारे में सोचता रहता है। तो चंद्रमा जहां भी बैठता है वो उस भाव से रिलेटेड सेंसिटिव और इमोशनल हो जाता है।
अगर चंद्रमा किसी का चौथे भाव में बैठा है तो वो अपने क्लोज फैमिली या अपनी माँ को लेकर बड़ा इमोशनल सेंसिटिव रहता है, बड़ा अटैच रहता है अपनी माता से। तो ये एक सूत्र है। दूसरा, चंद्रमा जिस भाव में भी बैठता है, क्योंकि चंद्रमा शुभ ग्रह है, जैसे कि चंद्रमा, बृहस्पति, शुक्र, ये सब शुभ ग्रह हैं। तो चंद्रमा या बाकी शुभ ग्रह भी जिस भी भाव में बैठते हैं वो उस भाव के कारक तत्व को मिलने में आसानी देते हैं। जैसे कि किसी का चंद्रमा चौथे भाव में बैठा है तो आप देखेंगे कि चौथा भाव किस चीज का है? आपके सुख का, आपके सुख सुविधा का, सुख सुविधा के समान का, आपकी माँ का, आपकी क्लोज फैमिली का, प्रॉपर्टी का, घर मकान का, व्हीकल का। तो अगर किसी व्यक्ति का चंद्रमा चौथे भाव में बैठा है तो आप देखेंगे कि उसको शायद घर मकान का जो सुख है वो आसानी से मिल जाता है। जो माँ का सुख है उसको हमेशा मिलता है, माँ के करीब रहता है। और चंद्रमा शुभ है तो माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो कहने का ये मतलब है कि जब भी कोई शुभ ग्रह जिस भाव में बैठता है उस भाव से रिलेटेड जो सिग्निफिकेशंस हैं उसको आसानी से मिल जाती हैं। वहीं कोई मेलेफिक प्लैनेट मिलता है, बैठता है, तो उसको मिलेगा बट काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ये है एक सूत्र। अब हम जानते हैं कि जब चंद्रमा बली होता है तो उसके क्या प्रभाव होते हैं। तो चंद्रमा जो बली है, बली का मतलब कब होगा? मतलब कि या तो जो चंद्रमा है वो केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो, यानी कि 1 4 7 10 या 1 5 9 भाव में हो, अपनी स्वराशि में या उच्च राशि में या मूल त्रिकोण राशि में हो, शत्रु मित्र ग्रह के साथ हो, कोई अशुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, तो इस तरीके से जो ग्रह है वो बली हो जाता है और शुभ प्रभाव देता है। तो जब चंद्रमा बली होता है तो वो जो जातक है वो बड़ा सौम्य देह वाला, यानी कि अ, या अपनी उम्र से यंग दिखना, देखने में सुंदर होता है, वह दयालु होता है, इमोशनल होता है और ईमानदार होता है, जिसकी वजह से वो अपने मित्रों में या अपनी फैमिली में, अपने कार्य क्षेत्र में लोगों का फेवरेट होता है। वह यात्राओं का प्रेमी होता है और जो भी उसकी यात्राएं होती हैं वो सुखद होती हैं और उसको बेनिफिट देती हैं। उसकी कल्पना शक्ति अच्छी होती है, जिसकी वजह से वो एक अच्छा लेखक हो सकता है, अच्छा कवि हो सकता है, संगीतकार हो सकता है। और चंद्रमा हमारे मन और मस्तिष्क का कारण है। तो अगर चंद्रमा अच्छा है, अच्छी स्थिति में है, तो ऐसे जातक जो होते हैं उनकी जो सोच होती है वो अपनी मतलब मेंटली काफी स्ट्रांग होते हैं। और उनकी जो मेमोरी है वो भी बहुत शार्प होती है। उनको अपनी माता से प्रेम मिलता है, अपनी माता से सुख मिलता है। तो ये सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं वो हैं एक बली चंद्रमा के। अब अगर चंद्रमा निर्बली हो, यानी कि अपनी नीच की राशि में बैठा हो या किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो जहां चंद्रमा बैठा है, तो इस केस में जो चंद्रमा है वो निर्बली होता है। और निर्बली चंद्रमा के क्या प्रभाव होते हैं? एक तो जातक की जो सोच है वो कंसिस्टेंट नहीं रहती, स्थिर नहीं रहती। कभी कभी कुछ पल में वो ऐसा सोचेगा, कुछ पल में वैसा सोचेगा, मतलब मूड स्विंग्स होते रहते हैं। वो लोगों का विश्वास पात्र नहीं होता, क्योंकि जिसकी सोच स्थिर नहीं होती
कभी वो कुछ बोलता है, कभी वो कुछ बोलता है, तो लोग उस पर विश्वास नहीं कर पाते। उसकी सहन शक्ति नहीं होती है, क्योंकि मन और मस्तिष्क में बैलेंस नहीं है, तो शायद बहुत ही जल्दी पेशेंस लूज कर देते हैं। अगर उनकी जो यात्राएं होंगी वो भी व्यर्थ की होंगी, हो सकता है उन्हें कोई यात्रा से लाभ ही ना हो, या कई बार आप ऐसे प्रोफेशन में होते हो कि चंद्रमा की दशा आई तो आपको, और चंद्रमा अशुभ है, तो फोर्सफुल आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है कहीं जहां आप चाहते नहीं हो। माता के सुख में कमी होती है, या तो माता का स्वास्थ्य खराब होता है, या आप, ऐसा हो सकता है कि आप माता से दूर रहते हो कहीं। और चंद्रमा जब पीड़ित होता है तो ऐसा देखा गया कि लोगों को बड़ा स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन की प्रॉब्लम रहती है। अब वो कितनी ज़्यादा लेवल की होगी वो चेक करेंगे कुंडली में कि चंद्रमा कितना ज़्यादा पीड़ित है। तो एक सूत्र और है कि चंद्रमा जो है वो हमारे खान पान का कारक है। तो आप देखिएगा कि चंद्रमा जिस भाव में भी बैठा है, यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पर दूसरे भाव में बैठा है, तो अगर आपने अपना खान पान बिगाड़ा, मतलब कि आपने अपने खाने के रूटीन को बिगाड़ा, आप कुछ भी या कहीं भी खा रहे हैं, आपका कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं है खाने का, कुछ भी आपके खान पान में दिक्कत आई, तो आपको उस भाव से रिलेटेड दिक्कत आएगी। यानी कि जैसे यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो चंद्रमा अगर किसी का दूसरे भाव में है, अगर आपने अपना खान पान बिगाड़ा तो आपको देखने को मिलेगा कि आपका परिवार में, अपने परिवार से प्रॉब्लम है। या अगर आपका चंद्रमा 10th हाउस में बैठा है, अगर आपने अपना खान पान बिगाड़ा तो आपको अपने करियर में प्रॉब्लम आने लगेगी। अगर चंद्रमा 12वें भाव में बैठा है, अगर आपने लापरवाही करी अपने खाने पीने में, तो आपको 12th हाउस रिलेटेड, यानी कि अगर कोई आपका फॉरेन कनेक्शन है, क्लाइंट है, वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, या अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहते हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम है, मेडिटेशन में, योगा में, कुछ भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अगर खाने पीने में प्रॉब्लम, आपने रूटीन फॉलो नहीं किया या कुछ भी अनसर्टन तरीके से कुछ भी खाया, अपना खान पान बिगाड़ा, तो आपके उस भाव से रिलेटेड कारक तत्व में प्रॉब्लम आएगी। तो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है। अब देखिए, जो एक इम्पॉर्टेंट ये भी बात है कि आप देखेंगे कि हर किसी की कुंडली में जो 12 भाव हैं, हर भाव के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और वो किसी भी कुंडली में हो वो कॉमन ही रहेंगे। चौथा भाव आपके सुख सुविधा का है, मकान का है, व्हीकल का है, प्रॉपर्टी का है, आपकी माँ का है, अपने क्लोज परिवार का है, तो वो वही रहेगा। तो हर ग्रह की एक कॉमन प्रॉपर्टी है और एक डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टी है। तो अगर चंद्रमा की कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि वह आपके इमोशंस का कारक है, आपकी माँ का कारक है, ठीक है। लेकिन हर किसी की कुंडली में वेरिएशन कब आएगा? डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टी क्या है कि चंद्रमा किस भाव का स्वामी होकर बैठा है। यानी कि मान लीजिए चंद्रमा चौथे भाव में बैठा है, लेकिन आप देखिए कि वो किस घर का स्वामी होकर बैठा है। अब किसी की कुंडली में मान लीजिए वृश्चिक लग्न की कुंडली है, अगर लग्न में 8 नंबर है, तो चंद्रमा 9वें घर का स्वामी होकर बैठा है, यानी कि भाग्य का स्वामी होकर बैठा है। तो अगर चंद्रमा की स्थिति खराब हुई तो आपके भाग्य पर असर पड़ेगा, यानी कि लक पर, आपके हायर एजुकेशन पर, या आपके जो गुरु हैं उनसे रिलेशंस पर। तो इस तरीके से चाहे वो कोई भी ग्रह हो, नवग्रह में से हर ग्रह की एक अपनी कॉमन प्रॉपर्टी होती है जो कि हर कुंडली में लगती है, और एक डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि
हर व्यक्ति की जो कुंडली है वो अलग है। तो ये चेक करना है कि वो किस भाव का स्वामी होकर बैठा है और किस भाव में बैठा है। और ये भी देखिए कि हम ये बाद में कवर करेंगे कि चंद्रमा हर भाव में बैठकर क्या प्रभाव देता है, पर पहले आप स्टेप बाय स्टेप इसको समझिए कि हर भाव के कारक तत्व क्या हैं, हर ग्रह के कारक तत्व क्या हैं, बली निर्बली के क्या इफेक्ट हैं। उसके बाद हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि कोई भी ग्रह हर भाव में किसका स्वामी होकर क्या इफेक्ट देता है। तो अगर चंद्रमा 10वें भाव में है यहाँ पर, तो व्यक्ति का जो करियर है वो उस ग्रह से प्रभावित होगा। तो चंद्रमा से जुड़े प्रोफेशन क्या हैं? तो चंद्रमा क्या है? आपके मन का, मस्तिष्क का कारण। तो अगर ऐसे व्यक्ति एक अच्छे साइकेट्रिस्ट बन सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या जानना है? दूसरे की मनोस्थिति को समझ के और उसको आपको हील करना है। तो ये एक अच्छे साइकेट्रिस्ट बन सकते हैं, एक अच्छे काउंसलर बन सकते हैं और एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी बन सकते हैं, क्योंकि इन तीनों प्रोफेशंस में आपको दूसरे व्यक्ति की मनोस्थिति को समझना है और उसको हील करना है, उसको काउंसिल करना है, उसको बेहतर बनाना है। और चंद्रमा से जो जुड़े प्रोफेशन है वो है ट्रैवल रिलेटेड भी। तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति ट्रैवल रिलेटेड प्रोफेशन में हो, या खाने पीने का है तो होटल रेस्टोरेंट से जुड़ा हो, वाटर रिलेटेड यानी कि नेवी से जुड़ा भी हो सकता है, नेवी में। और चंद्रमा जो है वो मेडिसिन रिलेटेड भी है। तो हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति डॉक्टर भी बन सकता है, नर्स भी हो सकता है, या कोई भी मेडिकल फील्ड से जुड़कर काम कर सकता है। अब आप देखेंगे कि ये मैंने बात करी चंद्रमा जब 10वें भाव में है। अब मान लीजिए कि चंद्रमा चौथे भाव में है किसी का, तब भी आप देखेंगे कि इसी से जुड़कर वो व्यक्ति प्रोफेशन कर सकता है अगर उसका 10वां भाव खाली है। क्योंकि अगर 10वां भाव खाली है और चौथे भाव में चंद्रमा बैठा है, तो वो अपनी पूरी दृष्टि 10वें भाव पर डालेगा। यानी कि चंद्रमा का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा 10वें भाव पर अगर 10वां भाव खाली है। तो आप इसको इस तरह से भी स्टडी कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी चंद्रमा ग्रह के बारे में। बाकी हम कुंडली जब पूरी तरीके से एनालिसिस करेंगे तो देखिए ये सारे जो कारक तत्व हैं ये तभी मिलते हैं जब चंद्रमा की दशा आती है, और चंद्रमा किस भाव में बैठा है तो वो किस भाव को जागृत करता है, किस भाव को एक्टिवेट करता है। अब मान लीजिए कि किसी का चंद्रमा तीसरे भाव में बैठा है, या 4 नंबर की राशि है और चंद्रमा कहीं 10वें भाव में बैठा है। तो जब चंद्रमा की दशा आएगी, चाहे महादशा हो, अंतरदशा हो, तो 10वां भाव भी एक्टिवेट होगा क्योंकि चंद्रमा बैठा है वहाँ पर। और चंद्रमा की अगर राशि यहाँ पे 4 नंबर लिखी है तो ये भाव भी एक्टिवेट होगा। तो इन दोनों भाव के रिजल्ट मिलेंगे, 10वें भाव के भी और तीसरे भाव के भी। और तीसरा भाव किसका है? आपका स्वयं क्रिएटिविटी का है, शॉर्ट ट्रैवल का है। तो उस दौरान देखने को मिलेगा कि वह जातक बहुत ट्रैवल कर रहा है। तो इसी तरीके से हमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें लगा कर देखनी है कुंडली पर। तो क्योंकि ये सारे जो इफेक्ट हैं वो तभी एक्टिवेट होते हैं जब दशा आती है। तो वो आपको देखना है कि अगर चंद्रमा की दशा है तो चंद्रमा स्वयं किस भाव में बैठा है, किसका स्वामी होकर बैठा है, और चंद्रमा की जो राशि है वो कहाँ है, तो वो भाव भी एक्टिवेट होगा और उसके रिजल्ट भी मिलेंगे। तो ये थी जानकारी चंद्रमा ग्रह के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो आपके पास ऑटोमेटिक अपडेट आए। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पर और इस कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।
अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।